हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज का जो है हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, कल हम लोग जहाँ भी पढ़े थे यहाँ पे 18 नंबर तक हम लोग पढ़ लिए थे। ये सारा ऑप्शन जो है हम लोग डिटेल में डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 19 नंबर। ठीक है, 19 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन गर्भ जो है संकेत नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन गर्भ नहीं है का संकेत है। ठीक है, ऑप्शन हमारा फर्स्ट है चैडविक का लक्षण, ऑप्शन बी है ब्रुडजिन्स्की का लक्षण और ऑप्शन सी है हेगर का लक्षण, ऑप्शन डी है गुडेल का लक्षण। तो कल के क्लास में इसको हम जो है डिटेल में पढ़ाए हुए थे। तो आप लोग बताइए कि आखिर जो है इसमें से कौन सा संकेत जो है वो गर्भ का संकेत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ब्रुडजिन्स्की का लक्षण। ठीक है, ये चैडविक, हेगर और गुडेल पिछला जो वीडियो है कल वाला, तो उसके वीडियो में हम ये सारा कुछ डिटेल में जाने थे आखिर क्या होता है। तो इसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ब्रुडजिन्स्की को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि आखिर ये लक्षण क्या है। तो ये लक्षण जो है ये गर्दन में एक प्रकार की अकड़न होती है, बहुत ज़्यादा अकड़न होती है। ठीक है, इसके लक्षण में। और ये गर्दन के अकड़न में कई बार क्या होता है कि घुटने जो होते हैं और कुल्हे ये सब भी मुड़ जाते हैं, इतना अकड़न होता है कि। तो ये गर्दन की एक क्या है, अकड़न है, ब्रुडजिन्स्की का लक्षण। ये गर्भ के का संकेत नहीं है। ठीक है, चलिए हम अब 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण जो है वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो है एलिजा परीक्षण, ऑप्शन बी है बेनेडिक्ट परीक्षण, ऑप्शन सी है रेडियो इम्यूनेसे परीक्षण, यहाँ पे ऑप्शन डी है फ्लोरो इम्यूनेसे परीक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेनेडिक्ट परीक्षण। ठीक है, बेनेडिक्ट परीक्षण जो है वो गर्भावस्था में नहीं की जाती है। और ये एलिजा, रेडियोमिनो, फ्लोरो इम्यूनो ये सारा कुछ क्या किया जाता है कि यहाँ पे गर्भावस्था में परीक्षण किया जाता है। इसके अलावा और भी होता है AIT भी होता है, RIA रेडियो इम्यूनो एसे, इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं। रेडियो इम्यूनो एसे को हम लोग शॉर्टकट में RI बोलते हैं, RIA बोलते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी और फिर डाट होता है डायरेक्ट एलुगेशन टेस्ट। ठीक है, ये सारा कुछ गर्भावस्था में परीक्षण का ठीक है परीक्षण किया जाता है। ये सब कुछ अगर आप लोग को नहीं याद है तो लिख लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा परीक्षण गर्भावस्था में नहीं किया जाता है। एलिजा का यहाँ पे फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंकेड और होता है इम्यूनो इम्यूनो सॉर्बेंट SORBENT सॉर्बेंट और ASSAY। ठीक है, एंजाइम लिंकेड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। ठीक है, अगर नहीं याद है आप लोग को वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये सारा कुछ लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करता है, निम्नलिखित में से कौन गर्भावस्था के दूसरे तिमाही का लक्षण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है क्विकनिंग, ऑप्शन सेकंड है फंडल ऊंचाई और सुनिश्चित उपस्थिति, ऑप्शन सी है मोंटगोमरी का ड्यूबरकल, ऑप्शन डी है भ्रूण के गर्भ की आवाज़ का पता लगाना। तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग ठीक से पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि लक्षण नहीं है। ठीक है, नहीं वाला बताना है। तो हमारा जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभी दूसरा तिमाही चल रहा है तो फंडल की ऊंचाई वहाँ पे अभी निश्चित नहीं है। ठीक है, और उपस्थिति ये सब कुछ निश्चित नहीं है। क्विकनिंग याद रखिएगा, क्विकनिंग जो है दूसरे तिमाही में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है,
इसमें क्या होती है, क्विकनिंग में क्या होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्विकनिंग क्या है। तो इसमें गर्भवती स्त्री को क्या हो जाती है कि भ्रूण की गति की अनुभव होती है। ठीक है, भ्रूण की गति की अनुभव होती है दूसरे तिमाही में। ठीक है, यहाँ पे तिमाही भी याद रखिएगा कि पहली तिमाही जो है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पहली तिमाही जो है कितने सप्ताह से कितने सप्ताह तक होता है। तो देखिए, पहली तिमाही की अगर बात करें तो पहली तिमाही 1 से 12 सप्ताह तक बोलते हैं। ठीक है, 1 से 12 सप्ताह के काल को हम लोग पहली तिमाही होता है। सबसे पहले ये जानिए कि तिमाही कितना होती है। तो तिमाही जो है होता है वो 3 होता है, पहला तिमाही, दूसरा तिमाही और तीसरा तिमाही। इसको ट्राइमेस्टर भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहली तिमाही 1 से 12 सप्ताह, यहाँ पे 0 होगा, 0 से 12 सप्ताह तक के हम लोग तक को क्या बोलेंगे, पहली तिमाही। और फिर 13 से यहाँ पे 28 सप्ताह तक को हम लोग बोलेंगे दूसरे तिमाही। और यहाँ पे 29 से लेकर के 40 सप्ताह तक तीसरे तिमाही बोलेंगे, तीसरा तिमाही। पहला तिमाही क्या हो गया, 0 से 12 सप्ताह, दूसरा तिमाही 13 से 28 सप्ताह और तीसरा तिमाही 29 से 40 सप्ताह। ठीक है, याद रखिएगा, यह तिमाही पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बढ़ते भ्रूण का वह भाग जो गर्भाशय के निचले ध्रुव पर स्थित होता है वो क्या कहलाता है। बढ़ते भ्रूण का वह भाग जो गर्भाशय के निचले जो है हिस्से में स्थित होता है, यानी कि जब भ्रूण का विकास होता है तो भ्रूण का वो कौन सा हिस्सा होता है जो गर्भाशय के निचले हिस्से में स्थित होता है। ठीक है, जो निचले हिस्से में स्थित होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। क्वेश्चन सीधा से ये है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है लाई, ऑप्शन सेकंड जो है वो है भ्रूण की प्रस्तुति, ऑप्शन जो सी है वो है भ्रूण का एटीट्यूड और भ्रूण, ऑप्शन डी है भ्रूण की स्थिति। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था 22 नंबर। तो भ्रूण की प्रस्तुति बोलेंगे, भ्रूण का प्रस्तुति। अगर हम लोग से कोई क्वेश्चन पूछे भ्रूण की प्रस्तुति क्या है, इसका मतलब हम लोग को क्या बताना है कि भ्रूण का गर्भाशय में अगर जो भ्रूण है उसके निचले हिस्से में, गर्भाशय के निचले हिस्से में भ्रूण का कौन सा स्थिति है, यानी कौन सा पार्ट है, ये पूछा जा रहा है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन से तात्पर्य यह है कि फीटस का उस भाग से है जो यूट्रस के निचले हिस्से में स्थित होता है। ठीक है, यूट्रस के निचले हिस्से में ज़्यादातर जो है वो क्या होता है कि उसका सिर स्थित होता है। ठीक है, अगर बच्चा जो है वो सीधा है तो भ्रूण का कौन सा हिस्सा रहेगा यूट्रस के निचले भाग में, उसका सिर। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं लाई, इसका हिंदी होता है अवस्थिति। ठीक है, अवस्थिति। तो अवस्थिति से क्या मतलब है, अवस्थिति से यहाँ पे तात्पर्य यह है कि वह जो है यहाँ पे उसको मेरुदंड से हम लोग डिफाइन करते हैं। लाई को जो है हम लोग मेरुदंड के हिसाब से स्थिति करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, मान लीजिए ये यूट्रस हो गया, तो यूट्रस के अंदर जो फीटस है, ठीक है, वो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल है या फिर ऑब्लिक है। लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्ध्य, ठीक है, या फिर ऑब्लिक है, यहाँ पे तिरछा है, या फिर ट्रांसवर्स यानी कि क्षैतिज है, इससे हम लोग जानते हैं। तो ये मेरुदंड उसका डिफाइन करता है। मेरुदंड यहाँ पे ये सीधा है या फिर यहाँ पे क्षैतिज है या फिर तिरछा है। ठीक है, ज़्यादातर जो है पूछा जाता है क्वेश्चन ये कि अवस्थिति जो होता है, सबसे सामान्य अवस्थिति यानी सबसे सामान्य जो लाई होता है वो क्या होता है, अनुदैर्ध्य ऐसे स्थिति में रहता है। ठीक है, यानी लॉन्गिट्यूडनल। देखिए, आप लोग क्वेश्चन पे मत जाइए कि कितना क्वेश्चन बताया जा रहा है एक दिन में। आप लोग ये सोचिए कि एक क्वेश्चन में आप लोग को कितना क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने से मतलब नहीं होता है, क्वेश्चन को समझना ज़रूरी होता है।
क्वेश्चन को ऐसे तो बुक से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे समझना ज़रूरी है, ठीक है। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप लोग से वो याद नहीं हो जाएगा, नहीं याद होगा। ऐसे रट्टा मारिएगा फिर भूल जाइएगा ये वाला क्वेश्चन। लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा कि आखिर लाई क्या है, भ्रूण की प्रस्तुति क्या है, एटीट्यूड क्या है, स्थिति क्या है, ये सारा कुछ आप लोग जान लीजिएगा। तो इससे रिलेटेड देखिए कितना क्वेश्चन बन गया कि आखिर हम लोग जो है लाई जान लिए कि लाई क्या है। तो लाई को हम लोग जो है अवस्थिति भी बोलते हैं हिंदी में। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों हम लोग को याद रखना है, ठीक है। और लेकिन बुक में पढ़ते तो क्या ऐसे पढ़ते और भूल जाते। लाई का मतलब समझ ही नहीं आया कि आखिर लाई होता क्या है। तो लाई आप लोग जान लिए कि वहाँ पे फीटस की यहाँ मेरुदंड जो होता है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे पहचानते हैं कि कैसी लाई है, यानी उसकी स्थिति कैसी है, वो सीधा है या तिरछा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। यहाँ पे हम लोग अब जानेंगे भ्रूण की प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन। तो अभी बताए भ्रूण की प्रेजेंटेशन। यहाँ पे भ्रूण की प्रेजेंटेशन में क्या क्या हो सकता है, वर्टेक्स हो सकता है, ब्रो हो सकता है, ठीक है, यानी कि आईब्रो यहाँ पे निचले भी हिस्से में, या फिर फेस भी हो सकता है। लेकिन सबसे अगर सामान्य प्रस्तुति की बात करें, जनरली फीटस की प्रस्तुति कैसी होती है, तो वो सिफेलिक आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सिफेलिक में क्या होता है कि उसका सिर जो है वो निचले हिस्से में रहता है। एटीट्यूड की बात करें यहाँ पे, ठीक है, कि एटीट्यूड हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अवस्था, ठीक है। अवस्था यहाँ पे भ्रूण के, तो अवस्था में हम लोग ये जानते हैं कि भ्रूण जो है वो यहाँ पे सिकुड़ा हुआ है या फैला हुआ है, ठीक है। एटीट्यूड उसका कैसा है, यानी अवस्था, या फैला हुआ है या फिर सिकुड़ा हुआ है। और यहाँ पे स्थिति की बात करते हैं, स्थिति यानी कि पोजीशन। ऑप्शन डी जो है जो दिया हुआ है, स्थिति यानी कि पोजीशन। तो पोजीशन हम लोग कैसे जानते हैं, जैसे फीमेल का ये हो गया पेल्विक, तो पेल्विक के किस हिस्से में उसका सिर है, ठीक है। पेल्विक को 8 भागों में विभक्त किया जाता है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि पेल्विक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है बीटीएससी 10,799 में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो पेल्विक को याद रखिएगा 8 भागों में विभक्त किया जाता है, ठीक है। तो स्थिति, भ्रूण की स्थिति से हम लोग ये जानते हैं कि भ्रूण का कौन सा हिस्सा जो है, सॉरी, फीमेल पेल्विक के कौन से हिस्से में जो है वो फीटस का सिर स्थित है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर आप लोग को ये सारा कुछ नहीं आता है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि कभी भी आप लोग को रिवीजन करने में आसानी हो। और ये पीडीएफ जब भी खोलें आप लोग, अगर नहीं याद है, भूल गए, तो पीडीएफ खोलिए और फिर कॉपी खोलिए और ये सारा ऑप्शन आप लोग को याद रहेगा, ठीक है। रट्टा मारने से आप लोग भूल जाइएगा जब तक ये नहीं समझिएगा। ये समझ लिए ना, तो इससे रिलेटेड आप लोग जो है कोई भी क्वेश्चन है 100% जो है दावा है कि कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड अगर आता है तो आप लोग का नहीं छूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आप लोग का थ्योरी भी कंप्लीट होते जा रहा है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को लिखना नहीं पड़े, ठीक है, लिखने से बचना है। और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में बीटीएससी 10,799 एनएम का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है, ठीक है, उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। इस पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को 4,000 प्लस क्वेश्चन, और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है इसमें, सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे,
खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी ANM में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ। ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है, ठीक है। और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक PDF में मिल जाएगा। इस PDF को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये PDF कैसे ले। तो ये PDF लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए, और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि PDF चाहिए, तो आप लोगों को ये PDF व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये PDF है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस PDF से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस PDF से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और वो PDF जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा, और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये PDF परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी PDF लेंगे केवल वही रहेंगे, और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा, ठीक है। जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है। तो आप लोग ये PDF ज़रूर लीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अभी आप लोग को समझाया, अब उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो ये क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को पता हो गया, अभी तुरंत बताए हुए हैं। भ्रूण के विभिन्न अंगों का आपस में संबंध क्या कहलाता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है लाई, भ्रूण की प्रस्तुति, एटीट्यूड और भ्रूण की स्थिति, ठीक है। तो अभी हम बताएं आप लोगों को कि भ्रूण का एटीट्यूड क्या कहलाता है। एटीट्यूड यानी अवस्था, अवस्था क्या कहलाता है भ्रूण का। जो भ्रूण का शरीर है वो आपस में कैसा है, फैला हुआ है या फिर सिकुड़ा हुआ है। तो भ्रूण के अंगों का संबंध कौन बताया, एटीट्यूड बताया, ठीक है। भ्रूण के अंगों का आपस में संबंध कौन बताया, एटीट्यूड बताया कि आखिर वो फैला हुआ है या फिर सिकुड़ा हुआ है, ठीक है। और लाई क्या बताया हम लोग को, अवस्थिति बताया, यानी कि भ्रूण का जो मेरुदंड की स्थिति कैसी है, वो सीधा है या तिरछा है या फिर कैसा है, ठीक है। और प्रस्तुति से हम लोग क्या जाने, प्रस्तुति से हम लोग प्रस्तुति में यानी प्रेजेंटेशन में हम लोग ये जानते हैं बच्चा सीधा है या उल्टा है या फिर कैसा है, ठीक है। और स्थिति में आप सभी को तो पता ही है, स्थिति में बताया कि इसका जो है रिलेशन फीमेल पेल्विक से होता है, कि फीमेल पेल्विक के कौन से भाग में जो है वो भ्रूण का सिर स्थित है, ठीक है। स्थिति का मतलब पोजीशन। देखिए यहाँ पे अभी हम लोग बताए लाई, अभी बताए, ठीक है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। देखिए यहाँ पे अभी हम तुरंत बताए कि ये ऑप्शन आप लोग जैसे ही पढ़ लीजिएगा, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोग का नहीं छूटेगा, ठीक है। तो इसका अभी आंसर देखिए आप लोग को पता चल गया होगा कि मानव भ्रूण का सबसे सामान्य लाई यानी अवस्थिति, लॉन्गिट्यूडनल, आड़ा, तिरछा और स्थित। तो अभी हम तुरंत जस्ट बताए हैं लॉन्गिट्यूडनल यानी कि इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुदैर्ध्य,
ठीक है, क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य भी बोलते हैं, याद रखिएगा, अनुदैर्ध्य भी बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल को। तो सबसे सामान्य लाई यानी कि लाई मतलब अवस्थिति, इसको हम लोग सबसे सामान्य लाई को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल को मानते हैं। भ्रूण की सबसे सामान्य प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन अभी तुरंत जस्ट बताए हैं, सिफालिक, पड़ालिक, कंधी और या फिर आड़ा। तो अभी हम बताए हैं सिफालिक प्रेजेंटेशन, ठीक है। सिफालिक प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि भ्रूण का क्या होता है, सिर निचले हिस्से में होता है, यूट्रस का सिर निचले हिस्से में होता है, क्या होता है, सिर निचले हिस्से में होता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया कि मानव भ्रूण की सार्वभौमिक प्रवृत्ति क्या है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है विस्तारित, मोड़, कुछ समय बढ़ाया गया और कुछ समय फ्लेक्सेट किया गया और उच्च विस्तारित। सार्वभौमिक प्रवृत्ति यानी कि वो जो है विस्तारित होता है या फिर मोड़ा हुआ। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा, देखे होंगे कभी ना कभी कि ऐसे जो है भ्रूण जो है ऐसे मोड़े हुए हाथ, मोड़े हुए पैर, मोड़े हुए की स्थिति में रहता है। तो मानव भ्रूण की सार्वभौम प्रवृत्ति क्या है कि वो मोड़े हुए स्थिति में रहता है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक महिला जो गर्भवती हो गई है लेकिन उसने कभी जीवित बच्चे को जन्म नहीं दिया, उसे क्या कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इम्पॉर्टेंट में लिख लीजिए, इसका बहुत ज़्यादा चांस है एग्जाम में आने का। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है नल्लीपेरा, ऑप्शन बी है न्यूली ग्रेविडा, मल्टीपेरा, परपुरा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो फर्स्ट हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, नल्लीपेरा हम लोग बोलेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझिएगा कि उसने जो है पहली बार गर्भ धारण नहीं किया है, गर्भवती हुई है लेकिन जीवित बच्चे को जन्म नहीं दिया है। इसका मतलब क्या, उसका एबॉर्शन हो गया होगा, किसी कारण से मतलब डेथ हो गया हो या फिर स्टिल बर्थ हो यानी मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है। ठीक है, जीवित बच्चे को जन्म नहीं दिया है, तो उसको हम लोग बोलेंगे नल्लीपेरा। ठीक है, प्राइमरी ग्रेविडा किसको बोलेंगे, जो पहली बार गर्भ धारण किया हो। ठीक है, उससे पहले वो कभी गर्भ धारण नहीं की है, उसको हम लोग प्रीमी ग्रेविडा बोलते हैं। मल्टीपेरा किसको बोलेंगे, जो एक से अधिक बार गर्भ धारण की है। ठीक है, और उससे पहले वो क्या की है, जीवित बच्चे को जन्म दिए, उसको हम लोग मल्टीपेरा बोलते हैं। चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि इसका आंसर बता चुके हैं। एक महिला जिसने एक बच्चे को जन्म दिया है, क्या बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है प्रीमी पेरा, मल्टीपेरा, न्यूली ग्रेविडा, प्रीमी ग्रेविडा। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, जीवित बच्चे को जन्म दिया है क्या कहलाती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आंसर, प्रीमी पेरा। यहाँ पे जो है प्रीमी ग्रेविडा मत मारिएगा। प्रीमी ग्रेविडा मतलब होता है कि वो अभी गर्भ धारण की है, बच्चे को जन्म नहीं दिए, लेकिन बच्चे को जन्म दे दी है तो उसको हम लोग प्रीमी पेरा बोलेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, और कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए ना तो आप लोग पहले उसको ध्यान से पढ़िएगा तभी उसका आंसर कीजिएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक महिला जो पहली बार गर्भवती होती है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे। इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका आंसर जो है आप सभी का सही होने वाला है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रीमी पेरा, मल्टीपेरा, न्यूली ग्रेविडा, प्रीमी ग्रेविडा। यहाँ पे पेरा और ग्रेविडा में अंतर होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पेरा अगर कहीं भी लग गया इसका मतलब कि वो जन्म दे चुकी है, ग्रेविडा मतलब वो अभी जो है वो गर्भ धारण की है। ठीक है, अभी बच्चे को जन्म नहीं दी है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। पहली बार गर्भवती होती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीमी ग्रेविडा। अगर वो बच्चे को जन्म दे दी है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रीमी पेरा। ठीक है,
और मल्टीपेरा बोलेंगे जो एक या सॉरी 2 या 2 से अधिक जो है वो बच्चे को जन्म दी है तो उसे हम लोग मल्टीपेरा बोलेंगे। पेरा मतलब कहीं भी अगर दिया हो तो वो बच्चा से रिलेटेड है, अगर ग्रेविडा है तो वो गर्भवती से रिलेटेड है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 29 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रसव पूर्व सलाह में शामिल है। यानी अगर कोई गर्भवती महिला आती है और आप लोग से कुछ एडवाइस लेना चाहती हैं तो आप लोग क्या एडवाइस दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन है हमारा फर्स्ट है, माँ को प्रतिदिन 300 किलो कैलोरी अतिरिक्त लेने के लिए प्रोत्साहित करें। ऑप्शन जो है बी है, माता को प्रतिदिन आयरन फॉलिक एसिड की गोली खानी चाहिए। ऑप्शन सी है, टेटनस टॉक्साइड का टीकाकरण। ऑप्शन डी है सभी। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर सारा हो जाएगा। सारा के सारा जो है प्रसव पूर्व से ही रिलेटेड है। यहाँ पे प्रसव पूर्व जब भी वो गर्भ धारण करती है तो उसको अतिरिक्त जो है कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो अतिरिक्त कैलोरी का सेवन करने के लिए हम लोग उसको सलाह देंगे। आयरन की गोली खाने के लिए हम लोग सलाह देंगे। उसका हीमोग्लोबिन कैसा है तो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी गोली खाएगी, ठीक है। और उसके बाद टेटनस टॉक्साइड का टीकाकरण के लिए हम लोग उसको बोलेंगे। तो ये सारा चीज़ जो होता है वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, कुछ लोगों का जो है वो सवाल था, कुछ डाउट था, तो डाउट हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि आखिर किनका क्या सवाल था। तो देखिए यहाँ पे हम बताते हैं, यहाँ महादेव का यहाँ पे किन्हीं का आईडी है। यहाँ पे पूछिए निगेटिव मार्किंग भी रहता है क्या मैम एएनएम के एग्ज़ाम में। तो देखिए निगेटिव मार्किंग रहने का जो है 2 चांस है, रहता भी या नहीं रहता है। अगर कंटेक्ट पे अगर वैकेंसी निकालता है तो उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। अगर बीटीएस वैकेंसी निकलता है तो उसमें निगेटिव मार्किंग रहता है। याद रखिएगा कितना रहता है, 1/4। यानी कि अगर आप लोग 4 क्वेश्चन जो है वो गलत कीजिएगा तो 1 नंबर उसमें से कट जाएगा सही वाले में से, ठीक है। और यहाँ पे कविता कुमारी जी का क्वेश्चन है, जोना हैचिंग क्या होता है। तो देखिए आप उस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए। जोना हैचिंग के बारे में डिटेल में बताया है कि आखिर ये क्या है, ठीक है। तो देखिए इस पीडीएफ का जो है वो क्वेश्चन जो है ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुछ जो है कुछ वर्ड ऐसा पूछा हुआ था जो आप लोगों को भी जानना चाहिए और वो जो है एग्ज़ाम में फिर से रिपीट कर सकता है। तो उसको हम लोग अभी जान लेते हैं। जैसे एक वर्ड वहाँ पे पूछा गया था, हाइड्रोसिफेलस मतलब क्या होता है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे आप लोग इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोग जो है कभी भूलिएगा या फिर इसको रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ पर ठीक से लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे HYDROCEFPHALUS हाइड्रोसिफेलस मतलब इसका मतलब क्या होता है। हाइड्रो वर्ड अगर कहीं भी देखिएगा तो इससे क्या होता है कि इससे हम लोग रिलेट करेंगे पानी, और सिफेलस कहीं भी वर्ड आप लोग को दिखे तो इसका मतलब होता है सिर। यानी कि सिर में क्या हो जाता है, पानी भर जाता है, तो इसको हम लोग हाइड्रोसिफेलस बोलते हैं। याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। और एक वर्ड पूछा गया था फीटस डिस्ट्रेस, ठीक है। यहाँ पे फीटल डिस्ट्रेस क्या है, डिस्ट्रेस, ठीक है। तो फीटल मतलब क्या होता है कि शिशु या फिर भ्रूण आप लोग बोल लीजिए, ठीक है। और डिस्ट्रेस मतलब विपत्ति, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फीटल डिस्ट्रेस में क्या होता है कि फीटल को क्या होता है, जीवन को खतरा होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि फीटल को हाइपोक्सिया होता है, ठीक है। हाइपोक्सिया के कारण क्या होता है कि उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो जाती है और जो भी एक्टिविटी उसकी होती है वो भी प्रभावित हो जाती है। तो इसमें सीधी सी बात ये होता है कि फीटस के साथ क्या हो जाता है,
कि उसके साथ गंभीर जो है विपत्ति उत्पन्न हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीटस डिस्ट्रेस, याद रखिएगा। और वहाँ पे एक वर्ड पूछा गया था हाइपरटोनिक यूट्रस क्या है, ठीक है। हाइपर TONIC और यूट्रस, ठीक है। हाइपरटोनिक यूट्रस, इसका मतलब क्या होता है, यूट्रस की मांसपेशियां जो है बहुत ज़्यादा खिंच जाती है, यानी तनावग्रस्त हो जाती है, तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपरटोनिक यूट्रस। अगर सीधा सा क्वेश्चन पूछे कि हाइपरटोनिक यूट्रस किसे बोलेंगे, तो यूट्रस की मांसपेशियां जब तनावग्रस्त हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा खिंच जाती है, तो उसको हम लोग हाइपरटोनिक यूट्रस बोलेंगे। ये सारा वर्ड जो है आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग हल्के में मत लीजिए, ठीक है। ये अभी हम बताएं फीटस डिस्ट्रेस, उसमें क्या क्या होता है, फीटस में क्या होता है, हाइपोक्सिया हो जाता है। हाइपोक्सिया भी एक वर्ड है, जो हाइपोक्सिया जो है पूछा जाता है कि आखिर हाइपोक्सिया क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, यानी ऑक्सीजन कम हो जाता है, यानी कि उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोक्सिया। तो फीटस डिस्ट्रेस में क्या होता है कि फीटस को क्या हो जाता है कि सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, ठीक है, तकलीफ होती है। और फीटस डिस्ट्रेस में कई बार क्या होता है कि इसमें जो है सीवियर टिश्यू डैमेज, यानी कि बहुत गंभीर जो होती है विपत्ति उत्पन्न होती है, जब सांस लेने में उसको तकलीफ होने लगती है, उसको ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो जो क्या हो जाती है, सेल मरने लगते हैं। सेल मरेंगे तो टिश्यू भी डैमेज होने लगता है, जिसके कारण टिश्यू की क्या हो जाती है, डेथ भी हो जाती है, ठीक है। अपगार स्कोर से भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, कि अपगार स्कोर क्या है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपगार स्कोर से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अपगार से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आया हुआ था क्वेश्चन में। अपगार क्वेश्चन से मतलब अपगार से आप पूछिए मत कितना क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें 5 वर्ड होता है अपगार में, APGAR। इसी 5 वर्ड से जो 5 इसका लक्षण है, 5 जो जीवन चिन्ह होता है, ठीक है, 5 जीवन चिन्ह होता है, इसी पाँचों के नाम से ही स्टार्ट होता है। 5 जो यहाँ पे आप लोग को लेटर दिख रहा है, इसी 5 लेटर से 5 जीवन चिन्ह की स्थिति हम लोग जांच करते हैं, यानी परीक्षण करते हैं, ठीक है। तो आप लोग से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अपगार में कितना जीवन चिन्हों का परीक्षण किया जाता है, तो आप लोग बोलिएगा 5, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। अपगार में 5 वर्ड है, तो 5 जीवन चिन्ह का हम लोग जो है जांच करते हैं, आप लोग याद रखिएगा। इसको भी नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछा गया था और फिर से पूछा जाएगा, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है अपगार में ये मतलब होता है अपीयरेंस मतलब दिखावा होता है, ठीक है। अपीयरेंस होता है, अपीयरेंस मतलब दिखावा। यहाँ पे लिख दे रहा है APPEARANCE। अपीयरेंस मतलब होता है दिखावा, यानी स्किन का कलर, इसमें हम लोग जानते हैं कि स्किन का कलर जो है वो कैसा है, ठीक है। कैसा हो सकता है, नीला हो सकता है, पीला हो सकता है, पिंक कलर हो सकता है, ठीक है। अगर पिंक है तो बहुत ही अच्छा है। इसका आप लोग बोलिएगा तो अपगार स्कोर पेज जो होता है एक अच्छा सा पूरा डिटेल में बताएंगे, तब आप लोग को पूरा अच्छा से समझ में आएगा। और इसमें अगर अपगार स्कोर का एक आएगा वीडियो, तो उसमें अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है 5 वर्ड के बारे में आप लोग को अच्छा से बताना पड़ेगा। फिर इसमें जो होता है अपगार स्कोर होता है, ठीक है, अंक मिलता है इसमें 0 1 2, ठीक है। और फिर ये सारा कुछ जो है, तो नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा अपगार स्कोर से, ठीक है, तो उसमें हम आप लोग को बता देंगे कैसे क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे अभी ये बता दे रहा है, अपगार में A से अपीयरेंस होता है, P से पल्स होता है, पल्स मतलब हृदय की हार्ट रेट जानते हैं, और G से ग्राम
ग्रैम्स होता है, यानी ग्रैम्स मतलब होता है कि उत्तेजन, वो कैसा जो है उत्तेजनशीलता उसका है, कोई रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं, या फिर धीमा है, तेज है, ये सब कुछ। और ए से हमारा हो जाएगा एक्टिविटीज, यानी उसकी पेशिया के टोन, यानी एक्टिविटी उसकी कैसी है, ठीक है। और फिर आग से क्या हो जाएगा, रेस्पायरेटरी रेट, श्वसन दर, ठीक है। तो आप लोगों को जो है अपगार स्कोर पे डिटेल में एक वीडियो आएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, तो एक भी आप लोगों से नहीं क्वेश्चन छूटेगा अपगार स्कोर से। और इसको हल्के में मत लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है अपगार स्कोर से आया हुआ था और फिर आएगा, नोट कर लीजिए। अगर नहीं आएगा तो फिर आप लोग वीडियो देखना जो है वो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो अपगार स्कोर से अभी फ़िलहाल इतना ही जानते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा डिटेल वीडियो आएगा फिर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।